हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम सीमा है और आप सभी का एक बार फिर से विक्ट्री मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज से हम अपने न्यू टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो टॉपिक रहेगा आपका 1857 की क्रांति, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछली क्लासेस में हमने आपके मराठा युद्ध का टॉपिक को खत्म किया। उसके बाद में जितने भी आपके छोटे छोटी जगहों से जनजातीय आंदोलन जो छिड़े थे उनको हमने कल की क्लासेस में खत्म किया था। तो आज का न्यू टॉपिक हमारा शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि हर स्टूडेंट के पास में चैनल पहुंच सके और बच्चे स्टूडेंट जो है वो तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सके। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वो टॉपिक रहेगा आपका 1857 की क्रांति। इस क्रांति का शुरुआत होने का क्या रीजन रहा था, इन सारे कारण को हम देखेंगे, जिसमें आपके राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, कई आपके सैनिक कारण भी थे। ये सभी कारण और आर्थिक कारण इसमें सारे जुड़े हुए थे। ठीक है, रीजन ये था कि जब 1857 की क्रांति होने का मेन आपका रीजन होता है कि जो आपके छोटे स्तर पे जो जमीन आपके कृषक लोग थे, उन अंग्रेजों द्वारा उनका शोषण किया गया था। जो सैनिक विद्रोह का माध्यम था, तो उनको सेना में अच्छी पद्धति ना देना, एक तरीके से उनकी वैल्यू ना करना, यूरोपियन सैनिकों को ऊंचे पद दिए जाते थे। और बाहर जब विदेशों में जो आक्रमण होते थे तो हमारे भारतीय सेना को भारतीय जो लोग थे उनको भेजा जाता था सैनिकों में। और आपके जो एक अफवाह भी फैलाई गई थी, या वो सच था या झूठ था, तो उसको लेके भी विद्रोह छिड़ा था। वो था आपका जो कारतूस को लेके जो था, जो राइफल थी उसमें एक वो बोला गया था कि गाय और जो सुअर था उसकी चर्बी का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस आपकी कारतूस का जो वो फ्रेंड आपकी जो थी उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था खोल के। तो हिंदुओं के लिए गाय को लेके उनका अपमान था, तो मुसलमानों के लिए सुअर को लेके, दोनों ही धार्मिक तरीके से ये आंदोलन में कहीं ना कहीं आंदोलन उत्पन्न होने का रीजन था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले आपके 1857 की क्रांति का एक बार बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है, और भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यानी कि 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का पहली घटना या पहला युद्ध माना जाता है। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ शहर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों द्वारा आपके इस विद्रोह को शुरू किया जाता है, और जल्दी ये विद्रोह जो है वो भारत के विभिन्न हिस्सों तक फैल जाता है। विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय आबादी के वर्षों के आक्रोश की परिणति था, और इसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत की शुरुआत को चिन्हित कर दिया। यानी कि भारतीय लोग ब्रिटेन की प्रशासन से बहुत ही आपके परेशान हो चुके थे उनकी नीतियों को लेते हुए। और ये वही एक समय या वही एक घड़ी थी जो 1857 की क्रांति के रूप में तब्दील हो चुकी, जिसमें आपके मजदूर लोग हुए, कृषक लोग हुए, सभी लोगों ने एक तरीके से भाग लिया था। लेकिन जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुए, बड़ी रियासतें लोग हुए, या साउथ का जो पार्ट्स रहा, उन्होंने इस आंदोलन में आपका भाग नहीं लिया था। और कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का विफल होने का एक कारण भी रहता है कि बड़े लोगों द्वारा, जो जमींदार लोग थे, जो दक्षिणी पूर्व के लोग थे, जो रियासतें थे बड़ी बड़ी, जैसे राजस्थान की जयपुर रियासतें हुई, उन लोगों ने यहाँ पे भाग नहीं लिया था। इसलिए ये आपका 1857 की क्रांति भी विफल होती है और मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सपोर्टिव आपके ज्यादा लोग नहीं थे। ठीक है ना, तो आगे हम इसको एक एक को करके देखेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जो चीजें आपको नोट डाउन करने की होती है आप उसको बाकायदा नोट डाउन कीजिए, अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए,
ताकि कुछ कीवर्ड्स जो मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, वो आपको नोट डाउन करना है। बाकी चीजें आपकी समझने के लायक है, उसको अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क करना है कि 1857 की क्रांति का उत्पन्न होने का क्या रीजन रहा था। ठीक है, 1857 की क्रांति के विद्रोह के हम कारण देखेंगे कि ये विद्रोह क्यों हुआ था, क्या कारण था। तो सबसे पहले इसमें हम राजनीतिक कारण की आपको राजनीतिक कारण देखेंगे। राजनीतिक कारण आपकी राजनीतिक कारण का मतलब था कि जो भारतीय साम्राज्य था उसमें आपके जितने भी साम्राज्य यहाँ पे थे उसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार के उद्देश्य को छोड़ते हुए राजनीतिक उद्देश्य को यहाँ पे अपने कदम रख दिए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पता है कि सहायक संधि जो थी, सहायक संधि वेलेस्ली के माध्यम से लाई गई थी। तो सहायक संधि के माध्यम से आपके भारतीय राजाओं के अंदर सेना को सीमित कर दिया गया, ब्रिटिश रेजिमेंट उनके वहां पे रहेगी, कोई भारतीय जो यहाँ का जो राजा होगा वो कोई विदेशी सहायता नहीं ले सकता है। ठीक है, यूरोपियन कंपनी को अपने पैसों पे उस साम्राज्य को खर्चा उठाना पड़ रहा था। तो ये सहायक संधि थी जो वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी। यही एक आपका पॉलिटिशियन का पार्ट था, यानी कि राजनीतिक कारण था जो कहीं ना कहीं यहाँ से भारतीय लोग इनसे परेशान हो चुके थे। डलहौजी के द्वारा जो थी वो हड़प नीति लाई गई थी, व्यापकगत की नीति या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेस के नाम से इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे हुए हैं कि हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई थी। हड़प नीति थी क्या? हड़प नीति का जो सीधे अर्थ में अगर बोला जाए कि अगर किसी जो शासक होता था, अगर उस शासक का पुत्र नहीं होता था तो उस शासक के मरने के बाद में उसकी जितनी भी साम्राज्य जो होता था उस पे अधिकार अंग्रेज लोग कर लेते थे। यानी कि अगर उस राजा ने गोद लिया हुआ पुत्र भी होता था तो गोद लिए हुए पुत्र को भी वो जो उसका संपत्ति थी या उसका नेक्स्ट जो गद्दी मिलनी चाहिए वो उसको नहीं दी जाती थी। ठीक है, यही तो कारण रहा था झांसी के युद्ध में, जो महारानी लक्ष्मीबाई ने आपके झांसी की जब उनके राजा की वहां की मृत्यु हो जाती है उनके पति की, तो उसके बाद में महारानी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके पुत्र जो थे, ठीक है, क्योंकि उनका पुत्र नहीं था, उनको गोद लिया हुआ पुत्र था, तो बाद में डलहौजी ने उनको वहां का उत्तराधिकारी नहीं समझा और झांसी को अपने अधिकार में ले लिया आपके व्यापकगत नीति के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपकी डलहौजी के द्वारा अपनाई गई नीति थी। कौन सी? हड़प नीति, व्यापकगत नीति या आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लेस। ठीक है, तो इसके द्वारा आपके कौन कौन से जो साम्राज्य थे वो उसके अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए थे। तो वो जेतपुर था, संबलपुर हुआ, आपकी झांसी हुई, नागपुर हुआ और आपका अवध हुआ। ठीक है, इनको ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया था क्योंकि इनके राजा की जब मृत्यु होने के बाद में उनका उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसके बाद में उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से अंग्रेज उसको अपने साम्राज्य में मिला लेते थे और सारी देखरेख जो है वो अंग्रेज करते थे प्रशासन का। ठीक है, अंतिम जो था आपका राज्य वो अवध ही था और अवध को कुशासन के आधार पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अंतिम जो आपकी डलहौजी के द्वारा जो साम्राज्य मिलाया गया था वो आपका अवध था, जिसको कुशासन के आधार पे मिलाया गया था, यानी कि वाकई राजा पे कुशासन का आरोप लगाया गया और उसके माध्यम से फिर उस साम्राज्य को डलहौजी अपने साम्राज्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, वेलेस्ली की सहायक संधि। ठीक है, वेलेस्ली की सहायक संधि क्या थी? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सहायक संधि के माध्यम से वह अपने जो सैनिक सहायता थी, यानी कि ब्रिटिश जो आपके साम्राज्य की सेना को हाफ कर देना, जितनी सेना होगी उसका आधा सेना रख सकती है, ब्रिटेन की सेना का खर्चा उठाएगी, अपना एक रेजिमेंट जो था वो हेड नियुक्त किया जाएगा उस साम्राज्य में ताकि देखरेख करेगा कि वो साम्राज्य की हमारे खिलाफ पॉलिसी नहीं बना रहा है, युद्ध की भूमिका तो नहीं तैयार कर रहा है। तो यही सहायक संधि थी आपकी। ठीक है, इस सहायक संधि को पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था, आप पिछली क्लासेस को देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सहायक संधि क्या क्या थे, उसके सारे कीवर्ड्स लिखे हुए। ठीक है,
उसके बाद में इसका आर्थिक कारण क्या था? तो आर्थिक कारण था आपके भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था जिसमें स्थायी बंदोबस्त हुआ, रियतवाड़ी हुआ या महालवाड़ी हुआ व्यवस्था हुआ। एक किसानों पे एक तरीके से शोषण किया जाता था और इसमें निर्धन जो थे वो यहाँ पे फंस जाते थे। आपके 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लाया जाता है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली वह होती थी जिसमें एक नियत भाग जो होता था ब्रिटिश प्रशासन को देना पड़ता था और बाकी का भाग जो जितना बचा हुआ था वो जो किसान उन पे खेती करते थे उनको देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आपकी सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आती है, रियतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली आती है और महालवाड़ी व्यवस्था आती है। इन तीनों को हम आगे पढ़ेंगे, इसको बहुत ही विस्तार से अच्छे से देखेंगे कब आई थी, किसने लाई थी ये प्रणाली और क्या इसका रोल रहा था, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, थोड़ा आपको बैकग्राउंड मैंने इसका बता दिया है कि कॉर्नवालिस के द्वारा 1700 आपके 92 में लाई जाती है और 1793 में आपका सूर्यास्त कानून लाया जाता है इसी के तहत। और सूर्यास्त कानून वो था कि जब जमींदार लोगों को जो आपकी जमीन दी जाती थी तो उसमें एक अंग्रेजों ने कानून ला दिया था कि आपको सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको जितना टैक्स भरना होता था वो आपको ब्रिटिश को देना पड़ता था, ब्रिटिश खजाने में आपको देना पड़ता था। अगर नहीं देते थे तो उनकी जमीन को हड़प लिया जाता था। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। पहले इसके पहले हम सिर्फ देखते हैं कि 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण कैसे उत्पन्न हुए थे। तो आर्थिक कारण जो थे वो रीजन था कि जो कृषक लोग थे, जो छोटे किसान लोग थे, जो अपने सिर्फ घर के लोगों के लिए पेट भरने जितना ही वो कमा पा रहे थे, उनका यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से शोषण किया गया था, जिसमें फंस के रहे थे छोटे लोग, निर्धन लोग, किसान लोग, मजदूर लोग। ठीक है, भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया गया और अनौद्योगिकरण व धन का यहाँ पे निष्कासन कर दिया गया। आपको पता होगा कि यहाँ से जितना भी कच्चा माल था वो ब्रिटेन में लेके जाते थे और वहां पे पक्के माल के रूप में लाके फिर भारत में बेचा जाता था उसको, यानी कि हमारे यही से माल को ले जाना, तैयार करके वही दुगना आपकी कीमत में भारत में बेचना। इस तरीके से उन्होंने हमारे औद्योगिक क्षेत्र ही नष्ट नहीं किए थे, यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियल में लोग मजदूर लगे हुए थे उनका आर्थिक जीवन भी उन लोगों ने बर्बाद कर दिया था, रोजगार भी उन्होंने क्या कर दिया था यहाँ पे बर्बाद कर दिया था। तो इस तरीके से हमारे भारत में हस्तशिल्प उद्योग का भी अंग्रेजों द्वारा पतन किया गया था। ठीक है, धन का निष्कासन का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी ब्रिटेन में आपके जो प्रोफेशनली लोग थे, ठीक है, सेना के अध्यक्ष हुए आपके, ठीक है, तो उनका वेतन जो दिया जाता था वो भारतीय खजाने से दिया जाता था। ठीक है, आपका धन का निष्कासन का मतलब ही यही है। ठीक है, तो भारतीय आपके खजाने से इनकी जितनी भी सैलरी थी वो पेड की जाती थी, इसलिए आपके भारत के एक तरीके से औद्योगिकरण हुआ या वो आपके किसानों का शोषण हुआ या वो भारतीय खजाना हुआ, पूरी तरीके से उन लोगों ने पतन कर दिया था। सामाजिक और धार्मिक कारण देखेंगे तो सामाजिक धार्मिक कारण में आपको देखना है कि 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया था जिसमें ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की यहाँ पे अनुमति दे दी। ठीक है, आपके सारे एक्ट आते हैं जो एक एक करके एक्ट लाए जाते हैं। ठीक है ना, तो उस एक्ट में 1773 से आपके एक्ट की शुरुआत होती है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटनी के आपके जो थे वो प्रथम थे गवर्नर जनरल बन के जब आए थे बंगाल के, तो आपके उसी में से एक 1813 का एक्ट आता है। उस एक्ट में जो ईसाई मशीनरी थे उनको भारत में धर्म प्रचार करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या दे दी थी, यहाँ पे अनुमति दे दी थी। 1856 में धार्मिक निर्वोचता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का यहाँ पे अधिकार माना गया और साथ ही नौकरियों में, पदोन्नति में और आरक्षण में ईसाई धर्म जो स्वीकार कर लेते थे उनको यहाँ पे क्या किया जाता था, एक ऊंचे पद पे बिठाया जाता था। और ये भी एक रीजन रहा था भारतीय लोगों में असंतोष फैलने का या ब्रिटिश लोगों से नफरत का। ठीक है, क्योंकि अगर ईसाई धर्म जो अपना लेता था उसको
बड़े पदों पे रखा जाता था, ठीक है। उनको एक तरीके से हर तरीके से सुविधा दे दी जाती थी। पैतृक संपत्ति यानी कि पिता की मृत्यु के बाद में जितनी संपत्ति होगी वो पुत्र को दी जाएगी, लेकिन ये पहले हड़प नीति के माध्यम से रोक दिया गया था डलहौजी के द्वारा। लेकिन अगर ईसाई धर्म अपना लेते थे तो ये उनको वापस दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये भी एक रीजन रहा था 1857 की क्रांति में। और इसमें कई सुधार भी बने थे, जैसे कि भारत में आपको पता होगा कि सती प्रथा हुई, आपकी बाल विवाह हुआ, बहु विवाह हुआ, ठीक है। तो ये पहले जो थे आपके भारतीयों की एक तरीके से परंपरा चलती आ रही थी, वो भूत प्रेत हुआ इन सभी चीजों में विश्वास रखते थे और उनकी देवी देवता या अपने भगवान के प्रति आस्थाएं ज्यादा थी, ठीक है। और उन्हीं आस्थाओं के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के ऐसे क्रिया कर्म या कांड करते थे जो अंग्रेज लोगों के लिए एक तरीके से उसके अगेंस्ट में थे। वो मानते थे कि ये चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। किसी का सती प्रथा का मतलब आपको पता है कि अगर पति की देहांत हो जाता है तो पत्नी को भी उसी आपकी अग्नि में उनको जला दिया जाता था पति के साथ में। छोटी उम्र में बाल विवाह कर दिए जाते थे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बलि प्रथाएं दी जाती थी, ठीक है। कन्या हत्या बहुत होती थी। तो ये अंग्रेजों ने रोकने के प्रयास किए थे, जो शायद अच्छी चीजें थी ये, ठीक है। क्योंकि ये आपकी भारतीय परंपरा में जो चलती आ रही थी वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा इसमें सुधार किए गए थे, ठीक है। लेकिन इसमें भारतीय लोग इनके भी अगेंस्ट में हो गए थे, क्योंकि ये हिंदू जो लोग थे उनके धर्म के अगेंस्ट में था, यानी कि हिंदू धर्म के बीच में आ रहे थे अंग्रेज लोग, और इसलिए भारतीय लोग उनसे नफरत भी करने लगे, ठीक है। ईसाई धर्म को छोड़ के वो हिंदू धर्म को भी एक तरीके से उसमें उनके बीच में आ रहे थे, ठीक है। प्रलोभन तथा जबरन लोगों को ईसाई बनाना, यानी कि जबरदस्ती ईसाई बनाना, ये भी आपके ब्रिटेन का हाथ रहा था, जिसमें आपके इस सभी कारणों की वजह से 1857 की क्रांति पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में फैल जाती है। पूरे भारत में इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें साउथ का पार्ट आपका लगभग शामिल नहीं हुआ था। बहुत सारे मध्य भारत के जो लोग थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे, बड़े बड़े रियासतें शामिल नहीं हुई थी, बड़े बड़े जमींदार लोग शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसलिए लगभग पूरे भारत में ये आपका विद्रोह जो था वो चढ़ चुका था, और हर जगह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से अपना नेतृत्व किया था। अब इसमें से आपके एक सैनिक कारण रहा था, और यही एक सैनिक कारण था जो आपके अंतिम 1857 की क्रांति का रूप ले लेता है, ठीक है। अब सैनिक कारण में था आपकी पदोन्नति में वंचित और वेतन की न्यून मात्रा, यानी कि जो इंग्लैंड की सेना थी उनको वेतन अच्छा दिया जाता था, भारतीय सैनिकों से उनको प्रमोशन अच्छा दिया जाता था, उनको पोस्ट अच्छी दी जाती थी, जो कि भारतीय सेना को नहीं दी जाती थी, ठीक है। दूसरा था भारत की सीमा से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, यानी कि जब भी आपके बाहर युद्ध होते थे, आपको पता है प्रथम और सेकेंड वर्ल्ड वार आपके जो हुए थे, विश्व युद्ध हुए थे, तो उसमें भारतीय सेना को भेजना, यानी कि यूरोपियन सेना को भारत में ही रखना और भारत की जितनी सेना थी उनको बाहर युद्ध में भेजना, ठीक है। यह भी एक रीजन था। समुद्र पार पत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और फिर अंतिम में विद्रोह का रूप ले लेते हैं, ठीक है। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के कारण 1857 के विद्रोह का एक तात्कालिक कारण माना जाता है। सारी चीजें तो थी, सबको पता था कि अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसी घड़ी, ऐसे टाइम का इंतजार था जो इस आपके अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण को मुंह तोड़ जवाब देना था। उसमें से कहीं एक जो कारण महत्वपूर्ण था, जो आपके 1857 की क्रांति शुरुआत हो जाती है, वह था आपके कारतूस को लेके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि इसके बाद में उनको लग गया था कि अंग्रेज जानबूझ के आपके कारतूस के प्रयोग के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं और ईसाई धर्म में तब्दील करना चाहते हैं, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 में सैनिकों के लिए जो ब्राउन कैश जो इनकी एक एनफील्ड राइफल थी, उस ब्राउन कैश की जगह उन्होंने राइफल कौन सी लाई? एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया यहाँ पे, ठीक है। जिसमें कारतूस को लगाने से पहले दाग से इसको क्या करना पड़ता था?
खींचना पड़ता था, उसके बाद में उसको खोला जाता था। कारतूस में गाय और सुअर की यहाँ पे चर्बी होती थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिक दोनों ही इससे भड़क उठे और यहीं से विद्रोह का यहाँ पे कारण शुरू हो जाता है। ठीक है, क्रांति का प्रतीक, ये ध्यान रखना है कि क्रांति का प्रतीक क्या था, तो वो था कमल और रोटी आपकी। ठीक है, क्रांति का प्रतीक जो ढूंढा गया था, रखा था, वो था आपका कमल और रोटी रखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण था कि सैनिक विद्रोह का कारण था कारतूस के प्रयोग को लेते हुए, जिसमें आपके राइफल को जो कारतूस होता था उसको आपको लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था, जिसमें चर्बी और सुअर की आपका इसमें मिश्रण था, जो दोनों धर्म को लेके उसके अगेंस्ट में थी। उसके बाद में हम देखेंगे कि विद्रोह के प्रमुख घटनाक्रम और उसके कौन कौन से नेता थे जिन्होंने अलग अलग जगह से नेतृत्व किया था, वो दिल्ली हो, मेरठ हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, झांसी हो। ठीक है, तो हर जगह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग नेतृत्व किया था। चार लोगों अंग्रेजों द्वारा उनके वहां पे लोगों द्वारा शोषण किया जा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहली घटना जो है, इसको आप नोट डाउन करेंगे डेट को, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में ये घटना घटती है। और इस घटना के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो थे मंगल पांडे। ठीक है, आपके मंगल पांडे ने, जो आपके एक सैनिक थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल की क्या कर दी थी, यहाँ पे हत्या कर दी थी। यानी कि जब उनको कारतूस को तोड़ने के लिए सैनिकों को आगे आने के लिए बोला गया, तो सैनिकों ने मना कर दिया और उसी के आवेश में आके मंगल पांडे ने एक लेफ्टिनेंट जनरल की हत्या कर दी जाती है और वही से विद्रोह जो आपका विद्रोह है वो शुरू हो जाता है, जिसकी डेट आपको ध्यान रखनी है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी मेरठ से आपका ये युद्ध जो है प्रारंभ होता है। मंगल पांडे जो थे वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे। 8 अप्रैल आपके 1857 को 8 अप्रैल 1857 को अदालत के निर्णय के बाद में मंगल पांडे को यहाँ पे फांसी दे दी जाती है। ठीक है, फांसी का कारण क्या रहता है, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल की उनको हत्या कर दी जाती है। और जैसे मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, तो फांसी के बाद में जितने सैनिकों को आपके जेल में डाला गया था, उन सैनिकों को जो पता चल जाता है कि मंगल पांडे को यहाँ पे पकड़ के फांसी दे दी जा रही है, तो सारी सेना भड़क उठती है और अपने जेल को तोड़ते हुए, यानी कि जितने सैनिक आपके भरे हुए थे सारे के सारे जेल को तोड़कर विद्रोह के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये विद्रोह आपके मेरठ से चलते हुए दिल्ली तक पहुंच जाता है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी के सैनिकों द्वारा की गई थी। सबसे पहले घटना 29 मार्च को होती है मंगल पांडे के द्वारा, वो होती है आपके बैरकपुर छावनी से। लेकिन जब वो मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, तो फांसी के बाद में सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते हैं। उनमें गुस्सा भर जाता है कि मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई, तो उसी के आपके विद्रोह का प्रथम जो आपकी शुरुआत सशस्त्र विद्रोह यानी कि सैनिक विद्रोह के रूप में जो होती है, वो घटना आपकी 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा की जाती है। और विद्रोह इसके बाद में दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है और 11 मई को ये दिल्ली पर अधिकार करके वहां के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का शासक बना दिया जाता है और दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया जाता है। ठीक है, पहले बहादुर शाह द्वितीय को हटा दिया जाता था और एक पेंशन बांधी गई थी, लेकिन एक बार फिर से बहादुर शाह को घोषित कर दिया जाता है दिल्ली का बादशाह और अंग्रेजों को सत्ता से हटा के आपके पुनः एक बार बादशाह गद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, और दिल्ली में जिन आपके नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। ठीक है, कानपुर में जो आपका नेतृत्व किया था वो 5 जून 1857 को कानपुर में शुरुआत होती है और इसके आपके नेतृत्व जो थे वो पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहेब जो धोतुपन ने विद्रोह का यहाँ पे नेतृत्व किया था। और अंत में नाना साहब भागकर नेपाल चले जाते हैं, जहाँ उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में 42 आपके 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बड़ा खाना के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया और रंगून में बहादुर शाह की
एक मजार लिखी गई थी। यानी कि रंगून में ही बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, जब अंग्रेजों द्वारा उनको दिल्ली की सत्ता से हटाकर पकड़कर रंगून भेज दिया जाता है। जब 42 वर्षीय बहादुर शाह की आपके वहां पे मृत्यु हो जाती है, और उनके ऊपर जो एक मजार यानी कि एक कोट्स लिखा गया था, वो था कि जफर इतना बदसिब था कि, एक मिनट गलत लिखा हुआ है, बदनसीब था, ठीक है, हाँ, बदनसीब था कि उसे अपनी मातृभूमि में दफने के लिए 2 गज की भूमि भी नसीब नहीं हुई थी, ठीक है। ये कोट्स लिखा गया था आपके किसके खिलाफ, तो वो आपके बहादुर शाह जफर के खिलाफ लिखा गया था, ठीक है ना। लखनऊ में आपके 4 जून 1857 को जिसने नेतृत्व किया था, वो थे आपके बेगम हजरत महल ने यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत की थी। तो आपको एक एक जगह से लोगों की कब शुरुआत हुई थी, किसने नेतृत्व किया था, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये डायरेक्टली पूछते हैं, आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आपको पता चलेगा, ठीक है। झांसी से जहाँ पे नेतृत्व किया था, वो 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने किया था यहाँ पे, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ में विद्रोह का नेतृत्व करती है, ठीक है। और वही विद्रोह का नेतृत्व करते हुए जो हारक्यूज था, हारक्यूज के साथ में लड़ते हुए 17 जून 1857 को उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और हारक्यूज ने ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद में हारक्यूज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ पे सोई हुई औरत जो है वो अकेली मर्द है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था किसके द्वारा, आपके हारक्यूज के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला गया था, जब वो झांसी की तरफ से आपकी नेतृत्व कर रही थी, युद्ध की भूमिका निभा रही थी एक औरत होके, ठीक है। तो आपके हारक्यूज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक यहाँ पे सोया हुआ औरत अकेली मर्द है, ठीक है। तात्या टोपे जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। तात्या टोपे जो थे, इनके वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्वालियर के पतन के बाद 1859 को नेपाल चले गए थे, जहाँ एक जमींदार थे, कौन थे, वो थे मानसिंह। उन्होंने विश्वघात किया, लेकिन उनके साथ में बेईमानी से उनको पकड़वा दिया जाता है, और फिर उनको 8 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया जाता है। यानी कि उन्हीं के एक जमींदार मित्र ने, मानसिंह ने विश्वघात किया उनके साथ में, और धोखे से अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया गया, और फिर अंग्रेजों द्वारा उनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह ने 1858 में विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन तो हर बार बीपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि 1857 की क्रांति का आपके बिहार में नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह कहाँ के थे, तो जगदीशपुर के थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, तो बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये तो आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि हर साल ये बीपीएससी उठा के पूछ लेती है। फिर आपके फैजाबाद में फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व करते हैं, वो है आपके मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और अहमदुल्ला के बारे में अंग्रेजों ने लिखा था कि एक अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम थे, ठीक है ना। ये आपका स्टेटमेंट अहमदुल्ला के बारे में अंग्रेजों ने लिखा था। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। और रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो आपके रुहेलखंड में किसने नेतृत्व किया था, तो वो नेतृत्व किया था आपके खान बहादुर खान ने 1857 में। असम में जो नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति का, वह थे आपके दीवान मानीराम वत्स, ठीक है। तो वो आपके असम से
नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद में उड़ीसा में जो आपके नेतृत्व कर रहे थे वो थे राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल आपके शाही। ये दोनों भाइयों ने यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। पंजाब में जो ये हिस्सा था वो यहाँ से 1857 की क्रांति से क्या रहता है, अलग रहता है। ठीक है, ये हिस्सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें 1857 की क्रांति में शामिल नहीं था, यानी कि ये अलग ही रहा। ठीक है, दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा जो था वो इस विद्रोह के समय शांत रहा, यानी कि उन्होंने किसी की भी सहायता नहीं की, ना अंग्रेजों की थी और न ही आपके भारतीय जो सैनिक लोग इसमें शामिल थे। केवल सतारा और कोल्हापुर ही 1857 के विद्रोह का कुछ प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला था। सतारा में रोजी बाबूजी गुप्ते ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सतारा से किसने नेतृत्व किया था आपके, तो वो थे आपके रोजी बाबूजी गुप्ते। ठीक है, इसके बाद में 1857 में आपके किसने विद्रोह में शामिल, कौन विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, तो उसमें थे आपके व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक इसमें हिस्सेदारी नहीं लिए थे। यानी कि जो लोग पहले ही आपके जमींदार लोग थे, बड़े बड़े व्यापारी लोग, बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको ये लगता था कि ये सिर्फ छोटी चीज को लेके बड़ा ये यहाँ पे एक तरीके से विद्रोह कर रहे हैं जो कोई फायदा नहीं होगा किसी को। ठीक है ना, तो वो एक तरीके से शांत ही रहे थे पढ़े लिखे लोग। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा था कि बड़े बड़े आपके लोगों का इनको साथ नहीं मिलने की वजह से 1857 की क्रांति विफल रहती है। विद्रोह के समय सेना का जो मुख्यालय था वो शिमला में था तथा तोपखाना मुख्यालय कहाँ पे था, वो मेरठ में था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि जब 1857 का विद्रोह था तो उस समय उनका मुख्यालय शिमला में था और आपका जो तोपखाने का मुख्यालय रखा था वो मेरठ यूपी में रखा था। मेरठ की घटना ने सर्वप्रथम रुड़की छावनी को भड़काया था और फिर इसके बाद में मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इटावा, अलीगढ़, मथुरा और फिर आगरा। ठीक है, मैनपुरी, बरेली, बदायूं और बुलंदशहर ये मेरठ की घटना में शामिल शहर थे जहाँ पे ठीक है उनको भड़काया गया था रुड़की छावनी के द्वारा। सर्वप्रथम हिंदुस्तानी और अंग्रेजी फौज आमने सामने हिरन नदी के तट पर लड़ती है और फिर 1857 के विद्रोह में कर्नल फिडिस को यहाँ पे गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में जो पहला अंग्रेजी व्यक्ति जो था जिसको गोली मार के हत्या की गई थी वो थे कर्नल फिडिस। ठीक है, अब इस विद्रोह का स्वरूप क्या रहा था, ठीक है ना, यानी कि इस विद्रोह में जो आपके भारतीय लोगों के द्वारा या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के द्वारा, जो बड़े बड़े लेखक थे या जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने 1857 की क्रांति को देखा और उसके बारे में कुछ शब्द बोले थे जो उनके द्वारा कोट्स दिए गए थे कि 1857 की क्रांति में कोई अगेंस्ट में बोला था तो कोई उसके फेवर में बोला था। ठीक है ना, और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस कोट्स को उठा के उस व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका था। ठीक है, तो सर देखिए आपके सर जॉन लॉरेंस के मेलिसंस ट्रेवलियर तथा सीले के अनुसार यह केवल एक सैनिक विद्रोह था। क्या था, केवल एक सैनिक विद्रोह था, यानी कि अंग्रेज के सर जॉन लॉरेंस के मेलिसंस और ट्रेवलियर तथा सीले के अनुसार इस 1857 की क्रांति को उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक सेना का विद्रोह था जिसमें बड़े बड़े व्यापारी हुए, बड़े बड़े जमींदार लोग हुए, रियासतें हुई या राजा महाराजा जो थे उन्होंने भाग इसमें नहीं लिया था। सैनिक विद्रोह के विचार से भारतीय समकालीन लेखक तथा आपके मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास और बंदोपाध्याय तथा सदे अहमद खां जैसे लोग भी इसमें क्या थे, सहमत थे। वीडी सावरकर जी ने अपना कोर्स दिया था और ये क्वेश्चंस बहुत बार हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया गया है, यूपीएससी से लेके स्टेट एग्जाम तक के। ठीक है, कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किस
भारतीय व्यक्ति ने दी थी तो वह थे आपके वीडी सावरकर जी, ठीक है। और आपके वीर दामोदर सावरकर जी ने, यानी कि वीडी सावरकर जी, जिसका पूरा नाम क्या था, वीर दामोदर सावरकर, ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इन्होंने कहा था कि यह तो भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित था, ठीक है। उनकी पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति का जिक्र किया और वहां पे लिखा कि ये जो आपका 1857 की क्रांति थी, यह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित था। डॉक्टर सेन का विश्वास था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम ही था, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम था, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लड़ा हुआ ये युद्ध था। डॉक्टर सेन के अनुसार यदि एक विद्रोह जिसमें बहुत से लोग शामिल हो जाए तो उसका स्वरूप राष्ट्र बन जाता, ठीक है ना। यानी कि आपके डॉक्टर सेन ने कहा था कि इस विद्रोह में अगर बड़े बड़े लोग भी शामिल हो गए होते, बड़े व्यापारी लोगों का, आपके सैनिकों का साथ मिल गया होता, बड़े रियासतें अगर इसमें शामिल हो गई होती, तो ये आपका विद्रोह जो है वह कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता के रूप में बदल जाता, ठीक है। लेकिन उनका साथ नहीं देने की वजह से वहीं पे ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। और इस विद्रोह के बाद में आपकी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कम से कम फिर 100 साल तक यहाँ पे भारत में शासन कर लेती है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में कथन कहा था कि यह विद्रोह मुख्यतः सामंतशाही विद्रोह था, ठीक है ना, क्या था, सामंतशाही विद्रोह था। अब इस विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, मैंने इस टॉपिक में आपके हेडिंग वाइज में जो भी कीवर्ड्स दे रखे, उसका मेन कारण ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसको पढ़ के आपको समझा रही हूँ। इसका कारण ये है कि आपके स्टेटमेंट से जितने भी कीवर्ड्स मैंने बना रखे हैं उसमें से आपके फैक्ट्स पूछे हुए हैं, स्टेटमेंट बनते हैं सीधे के सीधे, ठीक है ना, कि इसमें किस व्यक्ति का साथ रहा था, किनका नहीं रहा था, किस व्यक्ति ने क्या कोट्स दिया था आपका। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको पीडीएफ के माध्यम से वो भी पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर है, ठीक है। इसके बाद में इसकी असफलता के कारण देखें तो उसमें था कुशल तथा राष्ट्रीय नेतृत्व का, इसमें क्या रहता है, आपका अभाव रहता है, यानी कि इसमें बड़े बड़े लोगों ने भागीदार नहीं दिया था, इसलिए कुशल और इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव दिखाई देता है, ठीक है। जॉन लॉरेंस ने कथन इसमें से दिया था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहता तो हम सदैव के लिए यहाँ पे हार जाते, ठीक है। साथ ही विद्रोही नेता में आपसी मतभेद और यहाँ पे क्या थी, ईर्ष्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुशल और राष्ट्रीय नेता का अभाव था, और इसी में एक आपके लॉरेंस साहब ने कथन दिया था कि इसमें से अगर एक भी नेता जो था आपका वह शामिल हो जाता, जो योग्य नेता होता, जिसको अच्छी खासी स्ट्रेटेजी के साथ में अगर इस युद्ध को लड़ा गया होता, तो शायद ये हमेशा के लिए अंग्रेज हार के यहाँ से निकल जाते और भारत उसी टाइम स्वतंत्र हो जाता, उसको इंतजार 1947 तक नहीं करना पड़ता, ठीक है। साथ ही जितने भी विद्रोही नेता थे वो आपसी में मतभेद और ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, ठीक है। किसी में एकता ही नहीं थी, सिर्फ बोलते थे हम आपके साथ में हैं, और सब लोगों ने अलग अलग जगह से नेतृत्व किया, किसी ने कानपुर से किया, किसी ने आसाम से किया, तो किसी ने झांसी से, तो किसी ने दिल्ली से किया, ठीक है। अगर यही सारे के सारे आपके जितने भी शासक लोग थे, जितने भी आपके अलग अलग जगह से लोगों ने नेतृत्व किया था, अगर वो एकजुट हो जाते और अपनी स्ट्रेटेजी बनाते तो शायद ये युद्ध आपका 1857 की क्रांति का जीत में तब्दील होता, ना कि एक बार फिर हार का सामना करना पड़ता है इसको, ठीक है। विद्रोह समस्त भारत में नहीं फैला था, ठीक है। ये विद्रोह जो था आपके देखेंगे आप तो ज्यादातर आपका यूपी का क्षेत्र इसमें था, बिहार देखिए आप, दिल्ली देखिए आप, ठीक है। तो छोटे छोटे क्षेत्रों तक ये युद्ध सीमित रह गया था। दक्षिण भारत पूरी तरीके से इसके अलग रहा, पंजाब पूरी तरीके से इससे अलग रहा, इस कारण से भी इस युद्ध को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। इस क्रांति की विफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि आपकी दुर्भाग्यवश जो तारीख तय की गई थी उस तारीख से पहले ही ये युद्ध जो था वो आपका आरंभ हो चुका था, यानी कि 31 मई, ठीक है। यानी कि आपकी जो निर्धारित तिथि थी वो कौन सी थी, 31 मई 1857 से पहले ही आपका जो युद्ध था वो आरंभ हो गया, और पूरे भारत में एकदम ये युद्ध नहीं फैला था।
जिस तरीके से इन लोगों ने युद्ध प्रारंभ करने की डेट घोषित की थी, उससे पहले ये 10 मई से युद्ध सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हो जाता है और फिर ये विद्रोह जो है पूरी तरह से भारत में ना फैल के एक ही जगह से मिट जाता है। ठीक है। नर्मदा के पार सारे दक्षिण भारत और पंजाब के अधिकांश भाग अंग्रेजों को सहायता मिलती रही। यानी कि इस युद्ध के लिए दक्षिण भारत के लोग हुए या पंजाब के लोग हुए जो 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, कई सेना के रूप में दिया, कई वित्तीय सहायता के रूप में दिया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अधिनिवास के रूप में भी सहायता की। कश्मीर, नेपाल, जीव, पटियाला, जयपुर, हैदराबाद और ग्वालियर के जितने महाराजा थे, उन्होंने जिस भी तरीके से संभव हुआ अंग्रेजों की सहायता की, ना कि भारतीय लोगों की सहायता की। अगर यही लोग आपके 1857 की क्रांति में भारतीय लोगों के साथ में मिल जाते तो ये युद्ध हमारे हाथ में था। ठीक है। अंग्रेजों की तुलना में क्रांतिकारियों के पास में आर्थिक और सैनिक जो साधन थे वो अत्यंत ही कम थे, जो अंग्रेजों के साथ में ज्यादा थे। साथ ही डाक तार हुए, रेलों की समस्त व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी उस टाइम पे। ठीक है। क्रांतिकारी सेना में एक बद्धता, संगठन और अनुशासन का भी इसमें क्या था, अभाव था। यानी कि हमारे द्वारा जो रणनीति तय की गई थी उसमें आपके जितने भी क्रांतिकारी सेना में लोग थे, उनके संगठन या अनुशासन में अभाव था। ठीक है ना। और इसी कारण से ये युद्ध जो है वो नहीं जीत पाए थे। ठीक है। अंग्रेजों के पास में अनुभवी आपके सेनापति थे और पदाधिकारी थे। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतनी लंबे समय तक अगर वो शासन कर पाई है तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट थी वो एक थी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब है कि ये कोई भी काम करने से पहले एक योजना तैयार करते थे और उसी के माध्यम से वो अपने आगे लक्ष्य की तरफ बढ़ते थे और हमेशा से अपनी जीत हासिल इसलिए की है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने स्ट्रेटजी के माध्यम से लोगों की एकता के साथ में इस युद्ध को लड़ते थे, इसलिए वो सफल हुए। ठीक है। जबकि इस युद्ध को रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों को छोड़कर अन्य नेता इस युद्ध के संचालन में कोई विशेष अनुभव नहीं था। ठीक है। आपकी रानी लक्ष्मीबाई हुई जो ग्वालियर में जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में ये उस गति पे विराजमान होती है क्योंकि उनका पुत्र जो था वो अभी छोटा था। ठीक है ना। इस वजह से तो उन्होंने उस शासन को संभाला। साथ ही आपके तात्या टोपे रहे, तात्या टोपे भी आपके इससे संबंधित थे। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके इन दोनों को प्रॉपर तरीके से अनुभव था कि युद्ध को कैसे नेतृत्व करना है, कैसे लड़ना है। लेकिन बाकी जितने भी छोटे छोटे लोगों ने युद्ध का नेतृत्व किया था उनको ज्यादा इसके बारे में अनुभव नहीं था, इसलिए इस युद्ध को भी हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। इस युद्ध के बाद में विद्रोह का अंतिम परिणाम देखा जाता है वो यह था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए फिर समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। 1857 की क्रांति का विद्रोह जो रूप था वो इतना बड़ा हो चुका था कि उसके बाद में इंग्लैंड की महारानी ने 1857 की क्रांति के बाद में हमेशा के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देती है और फिर वो शासन अपने हाथ में ले लेती है। और उसके बाद में जितने भी आपके डलहौजी के द्वारा या आपकी वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि या व्यापक नीतियां जो अपनाई गई थी उसमें जितने भी आपके एग्रीमेंट्स हुए थे उनको सारे एग्रीमेंट्स को एक तरीके से तोड़ दिया जाता है। यानी कि उनकी जो यहाँ पे आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो संस्थाएं बनी हुई थी उन्हीं को समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो गोद लिया हुआ पुत्र भी जो था वो पैतृक रूप से भारतीय शासक अगला बन सकता है, अपनी गद्दी पे बैठ सकता है, सेना में उनको सुविधाएं दी जाएगी। विभिन्न जो चीजें थी वो आपके 1857 की क्रांति के बाद में बदल जाती है। यहाँ पे तो देखते हैं हम कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पे समाप्त करके कंपनी पर नियंत्रण हेतु शासित जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। और 4 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया जाता है जिसमें आपके लॉर्ड कार्निंग जो थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने महारानी की जो आपकी उत्घोषणा जो थी यानी कि उनका पत्र वहां पे पढ़ा और उस पत्र के बाद में भारत का शासन एक भारतीय मंत्री और सचिव को दे दिया जाता है जिनकी सहायता के लिए
15 सदस्यों वाली एक इंडियन काउंसिल बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें जो महारानी विक्टोरिया जो थी उसको ये शासन आपके दे दिया जाता है। ठीक है ना। गवर्नर जनरल आपके कैनिंग को पहला भारत का आपका क्या होता है, वाइसराय बनते हैं। इसलिए इसमें से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है तो आप नोट डाउन करना है। सबसे पहले था कि आपका जो महारानी विक्टोरिया का जो पत्र व्यवहार किसने पढ़ा था, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उस समय कौन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग उसके पत्र व्यवहार के बाद में आपके महारानी विक्टोरिया ने इनको भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त करते हुए वाइसराय का पद दे दिया जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना का पूर्ण गठन यानी कि पील कमीशन बिठाया जाता है, यानी कि पील कमीशन का गठन किया जाता है। और जिसके बाद में पील कमीशन की सिफारिश के बाद में सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी जाती है, और सैनिकों को जाति समुदाय धर्म के आधार पर विभाजित किया गया, जिसके तहत पृथक जाट और गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, पृथक जाट और गोरखा रेजिमेंट यहाँ पे बनाए जाते हैं। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया जाता है, और राजाओं को गोद लेने की अनुमति फिर से एक बार दे दी जाती है। ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले ही हमने इस पे डिस्कस किया था कि 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का महारानी के शासन हाथ में लेने के बाद में चीजों को बदलाव कर दिए जाते हैं। वाइसराय लॉर्ड कैनिंग पहले बनते हैं। आपके जितने भी पैतृक यहाँ पे गोद लेने की प्रथाएं थी, ठीक है ना, विलय या विजय की नीति को परित्याग करते हुए आपके फिर से एक बार गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है भारतीय रजवाड़ों को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 1857 की क्रांति को हमने यहाँ पे खत्म किया आपके। और इस 1857 की क्रांति में इंपॉर्टेंट जो आपको चीज नोट करना है वो है आपके 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है आपके बैरकपुर छावनी से। ठीक है, उसको आपको याद रखना है, मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। जब मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है तो 10 मई 1857 से ये फिर आपके मेरठ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जितने सैनिक लोग थे वो आपके आक्रोश में आके इस जेल को तोड़कर विद्रोह को वहां से मेरठ से शुरुआत करते हैं। ये विद्रोह चलकर दिल्ली तक पहुंचता है। दिल्ली के बाद में विभिन्न जगहों पे धीरे धीरे ये विद्रोह आपका फैल जाता है। जैसे जैसे मैं आपकी महारानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का आपका नेतृत्व किया था, तो बिहार से आपके केशव चंद्र जी ने आपका इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से हर जगह से किस किस व्यक्ति ने क्या नेतृत्व किया था, किस डेट को किया था, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर इसमें आपको मेन रोल जो देखना है वो देखना है कि आपके आर्थिक, राजनीतिक और जो भी सैनिक कारण रहे थे उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना। सारी चीजें याद रखने की नहीं है, समझने की है, लेकिन जो याद करने की चीजें है वो मैंने आपको पहले ही नोट डाउन करवाया है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले इसमें जो ध्यान रखना है वो था कारतूस के प्रयोग को लेके था, और यही से आपके सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि बंगाल में स्थित जो बैरकपुर छावनी है उसमें आपकी 35वीं जो इन्फेंट्री जो बंदूक थी उसका प्रयोग किया गया था। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, कि किस बंदूक का, कौन सी बैरकपुर छावनी से जब मंगल पांडे ने शुरुआत की थी तो कौन सी बंदूक का प्रयोग किया था, तो वो थे आपके 35वीं इन्फेंट्री का इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आपको ये डेट 29 मार्च ध्यान रखना है, मंगल पांडे को ध्यान रखना है, 35वीं इन्फेंट्री का ध्यान में रखना है। फिर आपके 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर कैसे धीरे धीरे आपके विभिन्न जगह से जहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से आपका नेतृत्व किया था, और जो मैंने आपको कोर्स बताए थे कि विभिन्न लोगों ने अपने अपने 1857 की क्रांति के बारे में अपने अपने अलग अलग यहाँ पे अपने बातें बोली है 1857 की क्रांति के रूप में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है वो है आपके वीर सावरकर जी के बारे में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम जो आपका
स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और वीडी सावरकर ने दी थी, और किस युद्ध को दी गई थी, तो 1857 की क्रांति को दी गई थी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1857 की क्रांति हमारी यहीं पे एंड होती है। और आप इसको एक बार अगर नहीं समझ आ रहा फिर से दोबारा देखिए, आपको रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कीवर्ड्स निकालिए, और फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में जो देखेंगे वो भारतीय महानतम जो लोग थे जिन्होंने हमारे भारत की स्वतंत्रता में यहाँ पर रोल निभाया था, उन व्यक्तियों के बारे में हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अपने न्यू वीडियोस के साथ में एक बार आएंगे फिर से। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।